नमस्कार दोस्तों पीसीएस एकेडमी में मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं। और दोस्तों आज की डेट में हम लोग मौर्य काल के पार्ट 6 के बारे में देखेंगे। शासकों को देख रहे थे और चंद्रगुप्त मौर्य, बिंदुसार, अब अशोक को देखेंगे। ठीक है, इसकी पीडीएफ दोस्तों आप लोगों को जो बीओ मेंस का ग्रुप चल रहा है तो उसी में मिल जाएगी। ये वीडियो अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का लेक्चर अशोक से संबंधित है। अशोक से संबंधित देखिए दोस्तों, थोड़ा सा भी अगर आपको पॉइंट के फॉर्मेट में अगर पता है तो आप लिख ले जाएंगे। ठीक है, और अशोक से संबंधित ही जैसे कुछ कुछ चीज़ों को आप लिखना स्टार्ट करिए 50 शब्दों में, 125 शब्दों में और 25 शब्दों में। ठीक है, तो इस तरीके से ही चीज़ें बेहतर होंगी। इन सारी चीज़ों का फ़ायदा तभी मिलेगा जब आप लिखेंगे। चलिए अशोक के बारे में जान लेते हैं कि जैसे देखिए अशोक का कालखंड जो माना जाता है 272 से 232 ईसा पूर्व तक इसका काल माना जाता है। और मौर्य वंश का ही नहीं बल्कि पूरे प्राचीन भारत के इतिहास का यह महान शासक माना जाता है। अशोक के बारे में आप लोगों ने भी सुना होगा, जाना है, पढ़ा है। और प्राचीन भारत के इतिहास में एक महान शासक की उपाधि इनको दी गई थी। यह बिंदुसार का पुत्र था। अशोक जो था बिंदुसार का पुत्र था। अशोक की माता का नाम सुभद्राणी था। ठीक है, सुभद्रांगी था, जो कि चंपा राजवंश के एक ब्राह्मण की कन्या थी। वह अपने युवराज काल में ही अशोक क्रमशः जो तक्षशिला है, उज्जैनी है, वहाँ का गवर्नर रह चुका था। शासक बनने से पूर्व वह उज्जैनी पर गवर्नर भी रहा था। दीपवंश व महावंश के अनुसार 100 अशोक के 100 भाई थे, ये जिनमें से उसने 99 भाइयों की हत्या करके वह शासक बना था। तो ये भी कहा जाता है कि अशोक जो है वो शासक बना था 99 भाइयों की अपनी हत्या करके। दीपवंश के तिस्स को अशोक का छोटा भाई बताया गया है। अशोक ने अपने जीवन काल में जिन क्षेत्रों की विजय की वह नेपाल, खस, कलिंग, ये सारी क्षेत्र थे। अपने शासनकाल में वह मात्र कलिंग का युद्ध ही किया था और उसी के बाद उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है। इस युद्ध की विभीषिका को देखकर उसका मन द्रवित हो जाता है। कलिंग का युद्ध जो होता है उसकी विभीषिका यानी उसकी भयावहता को चीज़ों को देखकर उसका मन द्रवित हो जाता है और लगभग 1.5 वर्ष के बाद वह बौद्ध धर्म को अशोक जो है अपना लेता है। अशोक चचेरे भाई सुमन या सुसीम के पुत्र न्योगोधा के प्रवचन को सुनकर बौद्ध धर्म की ओर आकर्षित हुआ था। बौद्ध धर्म में उसे दीक्षित करने का श्रेय जो है भिक्षु उपगुप्त को जाता है। किसको जाता है? उपगुप्त को। अशोक ने क्या किया था कि एक नई धम्म नीति का प्रतिपादन किया था। जैसे धम्म नीति के बारे में ही आपसे पूछ लिया जाए, 50 शब्दों में पूछ लिया जाए तो आप लिख लीजिए इसको। ठीक है, जो कि एक दीघ निकाय के राहुलोवाद सूत्र से लिया गया है। अशोक का धम्म जो है कोई बौद्ध धर्म नहीं था, अपितु एक प्रकार के नैतिक मूल्यों का दस्तावेज था, जिसमें धर्मों से ग्रहण किया गया था, बहुत सारे धर्मों से ग्रहण किया गया था। अशोक के काल में ही तीसरी बौद्ध संगीति का आयोजन किया जाता है। इस संगीति के पश्चात पहली बार बौद्ध धर्म का अंतर्राष्ट्रीयकरण होता है। तो इन चीज़ों को आप लोग ध्यान रखिएगा। अब जैसे देखिए स्थान और प्रचारक दल, तो अलग अलग जगहों पर अलग अलग लोगों ने प्रचार किया। जैसे श्रीलंका में महेंद्र व संघमित्रा ने, नेपाल में पुत्री चारुमती के साथ स्वयं अशोक, हिमालय में मंजिम ने। हिमालय में प्रचार किसने किया बौद्ध धर्म का? तो मंजिम ने किया। स्वर्ण भूमि, सोन व उत्तरा, यवन देश महारक्षित और बनवासी रक्षित, महाराष्ट्र महाधर्म रक्षित। तो इन व्यक्तियों ने अलग अलग स्थानों पर अलग अलग समय में प्रचार किया। कलहड़ की राजतरंगिणी के अनुसार बौद्ध धर्म को अपनाने के पूर्व वह शैव धर्म का मतानुयायी था। मतलब बौद्ध धर्म अपनाने से पहले जो अशोक था वह शैव धर्म को मानने वाला था। अशोक ने जिस समय महेंद्र और संघमित्रा को ताम्रलिपि बंदरगाह से श्रीलंका भेजा था, उस समय श्रीलंका का शासक जो था वो तिस्स था। ठीक है, जो कि अशोक की नीतियों से इतना अधिक प्रभावित हुआ कि उसने अशोक के सम्मान में ही अशोक के समान ही प्रियदर्शी की उपाधि धारण की थी। ठीक है, इसके बाद क्या होता है, उसने महात्मा बुद्ध के जीवन से संबंधित अनेक महत्वपूर्ण स्थलों की यात्रा करता है। और अशोक ने जिन जिन बौद्ध स्थलों की यात्रा की उनके साथ उपगुप्त भी था। उपगुप्त जिसने शिक्षा दी थी।
जो मथुरा के एक इत्र व्यापारी का पुत्र था। उपगुप्त कलहण की राज तरंगड़ी में के अनुसार कश्मीर में बितस्ता या झेलम नदी के किनारे श्रीनगर नामक शहर का संस्थापक जो है, भाई श्रीनगर शहर का संस्थापक किसको माना जाता है? अशोक को माना जाता है। ठीक है, अशोक को श्रीनगर शहर का संस्थापक माना जाता है। नेपाल में ललित पाटन नामक शहर की स्थापना की अशोक ने। नेपाल में चारुमती ने अपने पति देवपाल की याद में देवपाटन नामक शहर की स्थापना की। और अशोक ने देखिए कई शादियां की थी, एक दो शादियां नहीं, कई शादियां की थी। अशोक की सबसे प्रिय पत्नी जो है अग्रमहिषी या पटरानी या असंगी मित्रा थी, वह निसंतान थी। अशोक के पुत्रों में तीवर, कुणाल और महेंद्र प्रसिद्ध थे। अब इसके आगे चलते हैं, देखते हैं। जालौक कलहण की राजतरंगड़ी के अनुसार कश्मीर का शासक व शैव मतानुयायी था जालौक। ठीक है, और इसकी माता के बारे में जानकारी नहीं मिलती है। अशोक की दो पुत्रियां थीं, संघमित्रा और चारुमती थी। संघमित्रा की शादी अग्निब्रह्म से हुई थी और वह 18 वर्ष की अवस्था में भिक्षुणी बन गई थी। चारुमती की शादी नेपाल के राजा देवपाल से हुई और जो कि एक क्षत्रिय थे। अब देखिए कलिंग के युद्ध के बारे में जान लेते हैं। तो अशोक ने अपने शासनकाल के 8वें वर्ष 261 ईसा पूर्व में कलिंग की विजय की। इस समय कलिंग का शासक कौन था और युद्ध उसने क्यों किया, इस संबंध में अशोक का अभिलेख जो है नहीं बता पाता है, मतलब इसका प्रमाण हमें नहीं मिल पाता है। ठीक है, युद्ध हुआ था, विजय करी थी, इसका उल्लेख है। अब देखिए खारवेल के हाथी गुम्फा अभिलेख के अनुसार इस समय कलिंग का शासक जो था नंदराज था। इस युद्ध की विभीषिका को देखकर अशोक का मन द्रोहित हो जाता है और युद्ध के लगभग 1.5 वर्ष बाद वह बौद्ध धर्म को अपना लिया। अशोक के उत्तराधिकारियों की जहाँ तक बात करते हैं तो 232 ईसा पूर्व में अशोक की मृत्यु के पश्चात वहाँ का शासक कौन बना, यह एक विवाद का विषय भी माना जाता है। कुछ ग्रंथों में ऐसा मिलता है कि उसका उत्तराधिकारी कुणाल था, जबकि विष्णु पुराण के अनुसार सुयस था। संभवतः दोनों ही एक व्यक्तियों के नाम रहे होंगे। कुणाल जो था अंधा था और उसके स्थान पर संप्रति ने शासन किया। जैन और बौद्ध ग्रंथों में संप्रति को ही अशोक का उत्तराधिकारी बताया गया है। ठीक है, कलहण ने राजतरंगणी में अशोक के उत्तराधिकारी के रूप में केवल जालौक का वर्णन करता है। बौद्ध और जैन साहित्य के अनुसार कुणाल अपनी सौतेली माता कारुवाकी के षड्यंत्र के कारण अंधा करवा दिया जाता है। इसने 8 वर्षों तक शासन किया कुणाल ने, और कुणाल के पश्चात संभवतः दशरथ शासक बना। इसी को बंधुपालित भी कहा जाता है। इसमें भी अशोक की भांति प्रियदर्शी की उपाधि धारण करता है। संप्रति का नाम संभवतः इंद्रपालित था, जो कि दशरथ का पुत्र कहा जाता है। और यह भी कहा जाता है कि जो कार्य सम्राट अशोक ने बौद्ध धर्म के लिए किया, वही कार्य जैन धर्म के लिए संप्रीति ने किया। चंद्रगुप्त मौर्य के अनुसार बिंदुसार, अशोक, कुणाल, सुयस, दशरथ और संप्रति, शालिशुक और देववर्मा, तो ये कुछ क्रम माना जाता है शासकों का। और देववर्मा के 2 पुत्र थे, शतधनुष और बृहद्रथ। इसमें बृहद्रथ मौर्य शासक का अंतिम शासक था, ऐसा चीज़ें उल्लेखित हैं। मौर्य शासक के अंतिम शासक बृहद्रथ की हत्या एक ब्राह्मण मौर्य सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने की थी और एक नए वंश शुंग वंश की स्थापना की जाती है। तो इसके बाद चंद्रगुप्त मौर्य वंश के बाद शुंग वंश की स्थापना होती है। ठीक है, तो ये आज का अशोक से संबंधित जो चीज़ें थी उनको हम लोगों ने देखा। अभी इनकी राजनीतिक, धार्मिक सारी चीज़ों को अच्छे तरीके से देखेंगे। ठीक है, आज का लेक्चर यही था। PDF आप लोगों को जो टेलीग्राम पेड ग्रुप चल रहा है BO मेंस का, तो उसमें आप लोगों को मिल जाएगी। ठीक है, चलिए ठीक है, थैंक यू देखने के लिए।